इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज का विषय है भारत में कार लोन। एक ऐसा सफर जिस पर कई लोग निकलते हैं, लेकिन इसकी बारीकियां समझना कई बार मुश्किल हो जाता है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं। इनमें कार लोन लेने की रणनीतियों से लेकर ईएमआई की गणना तक, मतलब कई पहलू शामिल हैं। ये सिर्फ बुनियादी जानकारी नहीं, बल्कि वो नुक्ते हैं जो एक बेहतर फैसला लेने में मदद कर सकते हैं। तो आज हमारा लक्ष्य क्या है? इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलना, छिपी हुई बातों को सामने लाना और उन जरूरी सवालों पर गौर करना जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इस जानकारी के सागर में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं क्रेडिट स्कोर से। सब कहते हैं ये जरूरी है, पर क्यों? स्रोत बताते हैं कि 750 से ऊपर का सिबिल स्कोर, जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है, वो कम ब्याज दर दिलाने में मदद कर सकता है। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी ही है? नहीं, बात सिर्फ ब्याज दर से आगे जाती है। देखिए, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर ऋणदाता यानी लोन देने वाले बैंक या संस्था के लिए ये दिखाता है कि उधार लेने वाला व्यक्ति वित्तीय रूप से जिम्मेदार है और समय पर भुगतान करने का उसका इतिहास रहा है। अच्छा। तो इससे उनका जोखिम कम होता है, इसलिए वे बेहतर दरें तो देते ही हैं, पर साथ ही लोन की राशि या प्रोसेसिंग शुल्क या दूसरी शर्तों पर बातचीत करने की आपकी स्थिति भी मजबूत होती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी वित्तीय साख का प्रतीक है। यानी लोन अप्लाई करने से पहले ही अपने सिबिल स्कोर पर नजर डालना और जरूरत हो तो उसे सुधारने के लिए कदम उठाना एक समझदारी भला पहला कदम होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ दरवाजा खोलने की चाबी नहीं, बल्कि शायद बेहतर कमरा पाने की गारंटी भी बन सकता है। अच्छा, स्कोर ठीक है, अब आते हैं ब्याज दरों पर। अलग अलग बैंक और एनबीएफसीज, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये अलग अलग दरें पेश करते हैं। और फिर वो बड़ा सवाल फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट। यहाँ मामला दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ है प्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब ये पता होना कि हर महीने कितना देना है। दूसरी तरफ बाजार के उतार चढ़ाव का खेल। बिल्कुल। फिक्स्ड रेट का मतलब है कि पूरे लोन अवधि के दौरान आपकी ब्याज दर और ईएमआई वो एक समान रहेगी, चाहे बाजार में दरें ऊपर जाएं या नीचे। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो बजट को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं चाहते। सही। दूसरी ओर फ्लोटिंग रेट रेपो रेट जैसे बाहरी बेंचमार्क से जुड़ा होता है और बाजार के साथ बदलता रहता है। अगर भविष्य में ब्याज दरें गिरती हैं तो ईएमआई कम हो सकती है। लेकिन अगर दरें बढ़ती हैं, जैसा कि हाल के दिनों में देखा भी गया है, तो ईएमआई का बोझ बढ़ जाएगा। तो ये एक तरह का आकलन है कि आने वाले समय में ब्याज दरें किधर जा सकती हैं और व्यक्ति कितना जोखिम उठाने को तैयार है। जी। लेकिन सिर्फ विज्ञापित दरों को देखना काफी नहीं है ना। कई बार सबसे कम दर का दावा करने वाले विज्ञापनों में कुछ शर्तें छिपी होती हैं। निश्चित रूप से। कई बार बैंक या एनबीएफसीज शुरुआती टीजर रेट्स दिखाते हैं। अच्छा। जो कुछ समय बाद बढ़ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि फाइनल लोन एग्रीमेंट में लिखी दर और शर्तों को ध्यान से पढ़ा जाए। एपीआर यानी एनुअल परसेंटेज रेट को देखना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ब्याज दर के साथ साथ कुछ अन्य शुल्क भी शामिल हो सकते हैं, जिससे लोन की कुल लागत का बेहतर अंदाजा लगता है। और हाँ, सिर्फ बड़े बैंकों तक सीमित न रहें। कई बार नए या छोटे बैंक या फिर कुछ एनबीएफसीज विशेष ग्राहक वर्गों को आकर्षित करने के लिए बेहतर डील दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, उनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी कई बार तेज होती है, हालांकि दरें थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं। हर विकल्प को तोलना जरूरी है। ये तुलना करने वाली बात महत्वपूर्ण है। आजकल कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं। जी बिल्कुल। जो अलग अलग ऑफर्स की तुलना करने में मदद करते हैं। तो थोड़ी रिसर्च से काफी बचत हो सकती है। सही। अब बात करते हैं लोन की अवधि यानी टेन्योर की। ये फैसला कैसे प्रभावित करता है? स्रोत बताते हैं छोटी अवधि मतलब ज्यादा ईएमआई पर कुल ब्याज कम, लंबी अवधि मतलब कम ईएमआई पर कुल ब्याज ज्यादा। ये सुनने में सीधा लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। हाँ, इसका असर वाकई बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए आप 8 लाख का लोन 9% ब्याज पर लेते हैं। ठीक है। 5 साल यानी 60 महीने की अवधि पर आपकी ईएमआई करीब 16,638 रुपए होगी और आप कुल ब्याज लगभग 1,98,000 रुपए चुकाएंगे। लगभग 2 लाख। हाँ, अब अगर इसी लोन को 7 साल मतलब 84 महीने के लिए लेते हैं तो मासिक ईएमआई कम होकर करीब 12,850 रुपए हो जाएगी, जो महीने के बजट पर आसान लग सकती है। हाँ, काफी कम हो गई।
लेकिन 7 सालों में आप कुल ब्याज लगभग 2,79,000 रुपए चुकाएंगे। 2,79,000? जी, यानी सिर्फ 2 साल अवधि बढ़ाने से आपने लगभग 81,000 रुपए ज्यादा ब्याज दे दिया। ये अवधि में इतना महंगा पड़ रहा है कि वो जायज न लगे। सही कहा। ये पूरी तरह से व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति और प्राथमिकता पर निर्भर करता है। बिल्कुल, ये एक संतुलन साधने जैसा है। क्या मासिक नकदी प्रवाह मतलब कैश फ्लो ज्यादा महत्वपूर्ण है या लोन की कुल लागत कम रखना? इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। हालांकि एक सामान्य सलाह ये दी जाती है कि अगर संभव हो तो छोटी अवधि चुनें ताकि ब्याज का बोझ कम रहे और आप जल्दी लोन मुक्त हो सकें। लंबी अवधि अक्सर लोगों को उनकी क्षमता से महंगी कार खरीदने के लिए भी उकसा सकती है क्योंकि ईएमआई कम दिखती है। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक पहलू है जिस पर ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं उन शुल्कों पर जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। प्रोसेसिंग फीस, प्रीपेमेंट चार्ज, फोरक्लोजर फीस। स्रोत कहते हैं कि इन पर बातचीत करनी चाहिए। क्या वाकई इनमें मोलभाव की गुंजाइश होती है? हाँ, काफी हद तक गुंजाइश होती है, खासकर अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है या आप बैंक के मौजूदा ग्राहक हैं। अच्छा। प्रोसेसिंग शुल्क आमतौर पर लोन राशि का मान लीजिए 0.5% से 2.5% तक हो सकता है। बातचीत करके इसे कम कराया जा सकता है या कई बार फेस्टिव ऑफर्स में ये माफ भी कर दिया जाता है। इसके अलावा दस्तावेजीकरण शुल्क, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस या स्टैम्प ड्यूटी जैसे खर्च भी होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है प्रीपेमेंट और फोरक्लोजर शुल्क को समझना। हाँ, ये प्रीपेमेंट वाला बिंदु। अगर किसी के पास कुछ समय बाद एक मुश्त पैसा आता है जैसे बोनस या निवेश से रिटर्न, तो क्या लोन जल्दी चुकाना फायदेमंद होता है? अक्सर होता है, लेकिन यहीं पर प्रीपेमेंट पेनल्टी का ध्यान रखना होता है। आरबीआई के नियमों के अनुसार फ्लोटिंग रेट वाले व्यक्तिगत लोन, जिसमें कार लोन भी आ सकते हैं, उस पर बैंक प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं लगा सकते। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन फिक्स्ड रेट लोन पर या एनबीएफसीज के मामले में शर्तें अलग हो सकती हैं। कुछ ऋणदाता 1 साल में एक निश्चित राशि तक, जैसे मूलधन का 25%, बिना किसी शुल्क के प्रीपेमेंट की अनुमति देते हैं, जबकि कुछ हर प्रीपेमेंट पर बकाया राशि का 2 से 5% तक शुल्क ले सकते हैं। ओहो, 5% तक? जी, इसलिए लोन लेते समय ही ये स्पष्ट कर लेना चाहिए कि प्रीपेमेंट की शर्तें क्या हैं। अगर पेनल्टी बहुत ज्यादा है तो प्रीपेमेंट का फायदा कम हो सकता है। तो ये लचीलापन, ये महत्वपूर्ण है। भविष्य की संभावित आय को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोन विकल्प को चुनना बेहतर हो सकता है जहां प्रीपेमेंट की सुविधा बिना ज्यादा जुर्माने के उपलब्ध हो। बिल्कुल। अच्छा, अब डाउन पेमेंट की बात करते हैं। स्रोत कहते हैं जितना ज्यादा डाउन पेमेंट उतना कम लोन और उतना ही कम ब्याज। ये तो सीधा गणित है। हाँ, गणित तो सीधा है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर भी है। जब आप ज्यादा डाउन पेमेंट करते हैं तो आप ऋणदाता को दिखाते हैं कि आपके पास खुद की पूंजी है और आप इस खरीद को लेकर मतलब गंभीर हैं। इससे न सिर्फ आपका लोन अमाउंट कम होता है, बल्कि कई बार ये ऋणदाता का भरोसा बढ़ाता है और आपको बेहतर शर्तों जैसे कम ब्याज दर या आसान प्रोसेसिंग में मदद कर सकता है। ये लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी अनुपात को कम करता है, जो ऋणदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है। एलटीवी? हाँ, लोन टू वैल्यू। कम एलटीवी मतलब ऋणदाता के लिए कम जोखिम। तो ये सिर्फ ब्याज बचाने का तरीका नहीं, बल्कि शायद बेहतर लोन डील पाने का एक जरिया भी है। जी, हो सकता है। ठीक है। एक और व्यावहारिक मुद्दा, एक्स शोरूम कीमत बनाम ऑन रोड कीमत। कई लोग यही गच्चा खा जाते हैं। बिल्कुल। एक्स शोरूम कीमत सिर्फ कार की फैक्ट्री कीमत होती है, जिसमें डीलर का मार्जिन शामिल होता है। हाँ। लेकिन कार को सड़क पर चलाने लायक बनाने के लिए कई और खर्च जुड़ते हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क, आरटीओ चार्ज, रोड टैक्स, जो राज्य दर राज्य काफी भिन्न होता है। हाँ, वो तो है। अनिवार्य फर्स्ट पार्टी बीमा, कम से कम 1 साल का, और अक्सर डीलर द्वारा जोड़े गए एक्सेसरीज या एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज, इन सब को मिलाकर बनती है ऑन रोड कीमत। ओके। और कार लोन हमेशा इस ऑन रोड कीमत पर मिलता है, एक्स शोरूम कीमत पर नहीं। और ये अंतर काफी बड़ा हो सकता है, खासकर महंगी कारों या उन राज्यों में जहां टैक्स ज्यादा है। जी हाँ। तो बजट बनाते समय और लोन की राशि तय करते समय हमेशा डीलर से लिखित में ऑन रोड कोटेशन लेना बेहद जरूरी है, ताकि बाद में कोई क्या कहते हैं सरप्राइज ना हो। हाँ, और उस कोटेशन में हर चीज का ब्रेकडाउन मांगना चाहिए। ब्रेकडाउन जैसे? जैसे बीमा किस कंपनी का है,
क्या उसमें एड ऑन कवर्स हैं, एक्सेसरीज कौन सी अनिवार्य है और कौन सी वैकल्पिक, एक्सटेंडेड वारंटी की शर्तें क्या हैं, ये सब जानने के बाद ही आप तय कर पाएंगे कि आपको वास्तव में कितने लोन की ज़रूरत है और किन चीज़ों को आप खुद मैनेज कर लागत कम कर सकते हैं, जैसे बीमा बाहर से लेना। to R into 1 plus R n divided by 1 plus R n minus 1। यहाँ P मूल लोन राशि है, R मासिक ब्याज दर यानी वार्षिक दर 12/100 और n महीनों में लोन की अवधि है। ये देखने में थोड़ा जटिल है। हाँ, ये फॉर्मूला जानना अच्छा है कि ईएमआई कैसे काम करती है, लेकिन व्यावहारिक रूप से आजकल ऑनलाइन ईएमआई कैलकुलेटर है, उनका उपयोग करना ज्यादा आसान है। हाँ, वो तो है। फिर भी फॉर्मूले के पीछे के तर्क को समझना जरूरी है। ये दिखाता है कि हर ईएमआई का हिस्सा मूलधन चुकाने में जाता है और एक हिस्सा ब्याज चुकाने में। शुरुआत की ईएमआई में ब्याज का हिस्सा ज्यादा होता है और मूलधन का कम, जबकि समय के साथ ये अनुपात बदलता जाता है। अच्छा। मतलब धीरे धीरे ज्यादा पैसा प्रिंसिपल में जाने लगता है। और स्रोत में दिए गए उदाहरण पर वापस जाएं तो 8 लाख रुपए का लोन, P 9% वार्षिक ब्याज, R = 0.0075 मासिक, 5 साल यानी 60 महीने, N ईएमआई निकली 16,638 रुपए। हाँ, और जैसा हमने पहले भी चर्चा की, कुल भुगतान होता है 16,63,600 रुपए बराबर 9,98,280 रुपए। करीब 10 लाख। जी, यानी 8 लाख के लोन पर लगभग 1.98 लाख रुपए सिर्फ ब्याज के रूप में चुकाए गए। ये रकम कार के एक्स शोरूम कीमत का लगभग 25% हो सकती है। 25%? हाँ, ये दिखाता है कि लोन की कुल लागत सिर्फ मूलधन नहीं, बल्कि ब्याज मिलाकर काफी ज्यादा हो सकती है। इसीलिए सिर्फ कम ईएमआई देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। करीब 2 लाख रुपए ब्याज में ये आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ। इसका मतलब है कि ब्याज दर में आधा प्रतिशत का अंतर या अवधि में 1 साल का फर्क भी कुल मिलाकर हजारों रुपए बचा या बढ़ा सकता है। बिल्कुल। तो निचोड़ क्या निकलता है इस पूरी चर्चा का? निचोड़ ये है कि कार लोन लेना एक बड़ा वित्तीय निर्णय है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सिर्फ आकर्षक लगने वाली मासिक ईएमआई के आधार पर फैसला करने की बजाय लोन की कुल लागत, मतलब मूलधन प्लस कुल ब्याज प्लस सभी शुल्क, उस पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। क्रेडिट स्कोर सुधारने से लेकर विभिन्न प्रस्तावों की तुलना करने, अवधि सावधानी से चुनने, शुल्कों पर मोलभाव करने, प्रीपेमेंट की शर्तों को समझने और ऑन रोड कीमत की स्पष्टता रखने तक हर कदम महत्वपूर्ण है। सही कहा, ये एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने जैसा है। हर पहलू एक दूसरे से जुड़ा है। अच्छा क्रेडिट स्कोर बेहतर दर दिला सकता है, ज्यादा डाउन पेमेंट मूलधन कम कर सकता है, सही अवधि कुल ब्याज को नियंत्रित कर सकती है और शुल्कों पर बातचीत वो जेब पर बोझ हल्का कर सकती है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, लोन एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें। छोटे अक्षरों में लिखी शर्तें अक्सर महत्वपूर्ण होती हैं। अगर कोई बात समझ ना आए तो ऋणदाता से सवाल पूछने में संकोच ना करें। हाँ, पूछना जरूरी है। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही हस्ताक्षर करें। तो मुख्य संदेश स्पष्ट है, जानकारी ही बचाव है। कार लोन लेते समय सिर्फ सतह पर ना तैरें, गहराई में उतरें, शर्तों को समझें, तुलना करें और अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। एकदम सही। एक सूचित निर्णय आपको न केवल पैसे बचाने में मदद करेगा, बल्कि भविष्य के वित्तीय तनाव से भी बचाएगा। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने लोन की शर्तों और गणित पर काफी बात की, लेकिन क्या कार का प्रकार भी मायने रखता है? सोचिए, अगर कोई इलेक्ट्रिक कार लेता है जिसकी रनिंग कॉस्ट, मतलब ईंधन, बिजली, रखरखाव, वो पेट्रोल डीजल कार से काफी कम है, तो क्या इससे लंबी अवधि में लोन चुकाने की क्षमता पर सकारात्मक असर पड़ सकता है? भले ही लोन की ईएमआई सीधे तौर पर इससे प्रभावित न हो, क्या ये बचत मासिक बजट में इतनी जगह बना सकती है कि लोन का बोझ हल्का महसूस हो? इस पर विचार किया जा सकता है। ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। हालांकि लोन की शर्तें सीधे तौर पर कार के प्रकार पर आधारित नहीं होती, सिवाय शायद कुछ विशेष ग्रीन लोन योजनाओं के। अच्छा। लेकिन कार की कुल स्वामित्व लागत, जिसे टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप या टीसीओ कहते हैं, जिसमें खरीद मूल्य के साथ साथ ईंधन, बीमा, रखरखाव और पुनर्विक्रय मूल्य शामिल हैं, वो निश्चित रूप से घर के बजट को प्रभावित करती है। टीसीयू, हाँ। अगर एक ईवी की रनिंग कॉस्ट कम होने से हर महीने कुछ हजार रुपए बचते हैं, तो वो पैसा सैद्धांतिक रूप से ईएमआई भुगतान को आसान बना सकता है या अन्य वित्तीय लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हाँ,
कार चुनते समय सिर्फ खरीद मूल्य और लोन की शर्तों को ही नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन काल की लागत को भी ध्यान में रखना, ये एक व्यापक वित्तीय समझदारी का हिस्सा है।